हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कल मॉर्निंग का जो वीडियो आएगा उसमें पद्म पुरस्कार से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में कंटेंट होगा। ठीक है, MCQ होगा। तो कल वाला वीडियो जो है ना वो देखना मत भूलना, मॉर्निंग को आएगा सुबह 7 बजे। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 26 जनवरी 2023 को कौन सा वहाँ गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया? कौन सा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है एग्जामिनेशन में। आंसर होगा 74th। ठीक है, इसी दिन 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और तब से हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ दिल्ली में वहाँ पर तिरंगा फहराया, उसके बाद परेड की शुरुआत हुई। ओके, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। CRPF का ऑल वुमेन कॉग्निजेंट भी दिखा। नेवी और आकाश मिसाइल सिस्टम की टुकड़ी का नेतृत्व तो महिलाओं ने किया और पहली बार बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में कि भारतीय तोपों ने सलामी दी है, पहली बार। अब तक इससे पहले ब्रिटेन में बनी हुई तोपों से सलामी दी जाती थी। नेवी की टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा ने किया। आकाश एयर डिफेंस जो सिस्टम है और उसके साथ ही लेफ्टिनेंट चेतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे इवेंट में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या कहें राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए? आंसर होगा मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे इवेंट के दौरान वो चीफ गेस्ट बने। आपको बताऊं कि 2020 के बाद ऐसा पहला मौका है जब रिपब्लिक डे इवेंट में कोई चीफ गेस्ट बना। दरअसल कोविड-19 की वजह से 2021 और 2022 में कोई चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे इवेंट में। ये इंपॉर्टेंट बात है और पहली बार मिस्र के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इजिप्ट यानी मिस्र कहाँ पर है। तो यार प्यारा भारत, और अब इजिप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका के ठीक उत्तर की ओर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसकी सीमा इज़राइल, इधर सूडान और लीबिया इन सब से मिलती है। पहली बार वो यानी मिस्र के कोई राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट बने हैं गणतंत्र दिवस पर। और दोनों देशों का जो राजनयिक संबंध है पिछले साल 2022 में उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और 2023 में 76वीं वर्षगांठ है दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उसकी। और G20 की जो समिट होने वाली है इंडिया में, G20 का अध्यक्ष है इंडिया, तो उस दौरान गेस्ट कंट्री के रूप में मिस्र को भी आमंत्रित किया गया। ठीक है, तो मिस्र के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सीसी। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की है अरबी। राजधानी क्या है? काहिरा। मुद्रा क्या है? इजिप्शियन पाउंड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे इवेंट में पिछले कुछ चीफ गेस्ट कौन कौन से थे, तो 2022 में कोई नहीं था, 2023 में अल सीसी हैं, 2022 में कोई नहीं, 2021 में कोई नहीं था। ठीक है, और 2020 में ब्राज़ील के तत्कालीन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा थे। 2018 में 10 आसियान देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे। 2017 में UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। 2016 में फ्रांस के तत्कालीन प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांदे। 2015 में USA के तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? आंसर होगा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले बताया था जब इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम रख दिया है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जनवरी में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वोच्च जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, उससे सम्मानित 21 जो हमारे वीर हैं उन्हीं के नाम पर
21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। तो एक बार मैप पे भी देख लेते हैं वो कहाँ पर है, कौन से निर्जन द्वीप हैं। तो प्यारा भारत है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये पूरा आइलैंड्स है और यहीं पे बहुत सारे निर्जन द्वीप हैं। निर्जन का मतलब क्या हुआ? निर्जन का मतलब हुआ जहाँ कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो उन सब का नाम 21 जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया। तो कौन कौन है परमवीर चक्र विजेता, एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार मानद कैप्टन करम सिंह, मेजर रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार पीरू सिंह शेखावत, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा मागर, सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनन, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुजोरिजी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, कर्नल होशियार सिंह दहिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन पाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। और इन 21 वीरों की वीरता जो है ना उसके बारे में मैंने पीडीएफ में दे दिया है। डेली का पीडीएफ फ्री होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, ठीक है। वो इवेंट हुआ था और ये इवेंट का फोटोग्राफ देख रहे हैं आप ऑनलाइन। ये नामकरण किया गया था, अलग अलग द्वीपों का नाम अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का जो बुक है करंट अफेयर्स का पूरे ईयर का, वो बेस्ट सेलर है अमेजन पे, आप देख सकते हैं। अमेजन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि बेस्ट सेलर ये बुक है और खुशी होती है जब आप लोग इसे पसंद करते हैं बड़े पैमाने पर। अगर आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं, अमेजन पे अवेलेबल है। और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है मेंबर्स के लिए। मेंबरशिप है शानदार, मात्र 150 रुपये में 1 साल के लिए अगले। और इसमें क्या होता है कि पीडीएफ मिलता है अगले 1 साल तक और पिछला भी 2022 का भी मिल जाएगा। और पीडीएफ कई तरह के मिलते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। इसके अलावा खास बात है कि मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तमाम तरह की एग्जामिनेशंस के लिए वो अवेलेबल हैं। आपके अगले 1 साल तक आप टेस्ट दे सकते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए और बुक्स पे छूट मिलती हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपकी एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा। और एग्जामिनेशन चल रहा है ना, उन सब में शानदार क्वेश्चन टकरा रहे हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, सेना ने किस पद पर कमांड पोस्टिंग के लिए वुमेन ऑफिसर्स की सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू की, जिस पर अब तक पुरुष ऑफिसर्स का ही सिलेक्शन होता था। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि कमांडिंग पोस्ट उस पर हो रहा है। आंसर होगा कर्नल, ठीक है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के अनुसार वुमेन ऑफिसर्स की का सिलेक्शन जो है ना जनवरी में आयोजित किया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पद पर प्रमोशन की दिया जा रहा है और इसके थ्रू वो फिर कमांडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, कमांड कर सकेंगे एक बड़े दल का। और युद्ध के दौरान भी अगर ऐसी पोजीशन आती है तो, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अनुसार सेना में कम से कम 108 वुमेन ऑफिसर्स को अभी जनवरी में उनको लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा, ठीक है। अब तक जो है ना कमांडिंग पोस्ट पर महिलाओं को नहीं रखा जाता था, बल्कि दूसरे तरह के पोस्ट पर रखा जाता था। मेडिकल हो गया या कुछ टेक्निकल वर्क हो गया, उस तरह में रखा जाता था। लेकिन कमांडिंग पोस्ट जो कमांड करना है वहाँ पर नहीं रखा जाता था। तो ये खास बात है, नई बात हुई है, ठीक है। तो पुरुषों के बराबर अब रखा जा रहा है महिलाओं को भी इंडियन आर्मी में। मुख्यालय कहाँ है इंडियन आर्मी का? न्यू दिल्ली। और आर्मी चीफ कौन है अभी? जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 1 से 15 फरवरी 2023 तक कौन सा युद्धाभ्यास करने जा रही है? आंसर होगा प्रलय युद्धाभ्यास, बहुत बड़े पैमाने पर 1 से 5 फरवरी को। असम, अरुणाचल प्रदेश,
और पूर्वोत्तर के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास करेगी बहुत बड़े पैमाने पर। राफेल, सुखोई 30 MKI, C-130J हरकुलस विमान, चिनूक हेवी लिफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सब इसमें शामिल होंगे। पूरी तैयारी है कि हम अगर युद्ध हो तो उसमें हम किस तरह से मजबूत मुकाबला और दुश्मन को हरा सकें उसके लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद ये सबसे बड़ा कमांड लेवल का ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की भी बात कर लें। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के लिए फंड के उपयोग की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया? फंड की देखरेख के लिए आंसर होगा अर्जुन कुमार सीकरी, या कहें AK सीकरी। दरअसल मामला यह है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फंड को लेकर कुछ टेंशन चल रहा था। फंड रुका हुआ था क्योंकि उस फंड का उपयोग ठीक से नहीं किया था, ऐसा इतिहास रहा। तो फंड रुके रहने से देश की प्रतिष्ठा, वर्ल्ड कप की मेज़बानी, इन सब प्रभावित होती। तो जिसके लिए केंद्र सरकार को से फंड की आवश्यकता थी इस वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के आयोजन के लिए। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ठीक है इसको दिया जाता है, लेकिन AK सीकरी जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, पूरे देखेंगे फंड के उपयोग को लेकर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये फंड दिया जा रहा है। NRAI को स्थापना हुई थी 1951 में। अध्यक्ष कौन है? रणिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस स्टेशन को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कृत किया है? मतलब बेहतर। आंसर होगा अस्का पुलिस स्टेशन। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के गंजम जिले में है अस्का पुलिस स्टेशन। तो 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार इसे मिला है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, अस्का पुलिस स्टेशन नंबर 1 है। सेकंड नंबर पर कौन सा था? गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये भी ओडिशा का ही है। तीसरे नंबर पर बनबसा पुलिस स्टेशन, ये उत्तराखंड के चंपावती जिले का है। ठीक है, तो ये अवार्ड सेरेमनी का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया है? कौन सा संगठन है? 2 है। आंसर होगा इसका ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगली फायर स्टेशन मिजोरम। तो 2 को चुना गया है। गृह मंत्रालय की ओर से ये अवार्ड जो घोषणा की गई है, उत्कृष्ट कार्य के लिए इन दोनों को चुना गया है। ठीक है, तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं आप। ओके, तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में स्थापना हुई थी 1999 में। और ये जो संस्था है ना, वो चूँकि ओडिशा के आसपास बहुत चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो वहाँ पर एक्टिवली ये संगठन काम करता है और इसीलिए इसे इस अवार्ड के लिए चुना गया है। लुंगली फायर स्टेशन जो है ना, जो मिजोरम में है, उसको चुनने की वजह क्या है? तो 2021 में जंगल में आग लगी थी और उसको बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रभावित ढंग से उसको कंट्रोल किया था, नियंत्रित किया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है और इसके लिए किसी व्यक्ति या संगठन को उसके जो योगदान है, निस्वार्थ सेवा है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। 5 लाख रुपए व्यक्तिगत श्रेणी में और संगठन को 51 लाख रुपये और सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीनों सेनाओं यानी थल, जल और नौसेना, उनका द्विवार्षिक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एम्फेक्स नाम है उसका, किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो काकीनाडा में किया गया 17 से 22 जनवरी के बीच में। उद्देश्य यही है कि क्षेत्रीय जो अखंडता है देश की, उसकी रक्षा करना और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतरीन तालमेल हो सके और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता बेहतर रहे, उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में के काकीनाडा में। ओके, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने चराईदेव माईडेम्स को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नॉमिनेट करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है।
तो किस राज्य में स्थित है? कौन सा जगह है? चराईदेव माईडेम्स। आंसर होगा इसका असम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 52 अस्थायी विरासत स्थलों में से एक चराईदेव माईडेम्स यूनेस्को के लिए को भेजा है कि इसको परमानेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। ये हालांकि पहले से अस्थायी सूची में है। ओके, तो 21 जनवरी को यूनेस्को के कार्यालय को सबमिट कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो सकता है। ओके, चराईदेव माईडेम्स के बारे में बताऊं मैं आपको, ये अहोम राजा चू लुंग सिउकाफा उन्होंने चराईदेव की स्थापना की थी और अहोम राज की ये पहली राजधानी थी। चराईदेव माईडेम्स अहोम के पैतृक देवताओं का स्थान है और यहाँ राजा रानियों की समाधि बनी हुई। असम का ये पिरामिड कहा जाता है। जो चराईदेव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बहुत सारी कब्र है और इसकी तुलना मिस्र के पिरामिड से की जाती है। लगभग 150 कब्र हैं वहाँ पर और उनमें से 30 असम के पुरातत्व विभाग और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको कंजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो विश्व धरोहर स्थल की अगर बात होगी तो भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यूनेस्को की बात कर लें, उसकी ओर से ये दिया जाता है, घोषणा की जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में और महानिदेशक कौन है? आंड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर होगा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है मोहाली में। उद्देश्य यही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, साथ ही बच्चों में जिम्मेदार नागरिक की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो प्रोजेक्ट के तहत 117 जो सरकारी स्कूल हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा और इसके माध्यम से 9th से लेकर 12th उसके जो स्टूडेंट हैं उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किन्हें चुना गया है? आंसर होगा क्रिस हैपकिन। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, क्रिस हैपकिन नाम है उनका, लेबर पार्टी से हैं और अभी जो वर्तमान में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डन, तो उन्होंने कहा है कि 7 फरवरी को वो इस्तीफ़ा दे रही हैं। तो उसी के बाद क्रिस हैपकिन्स बचे हुए कार्यकाल के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और अक्टूबर में वहाँ पर चुनाव है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस शुरुआत हुई थी 2008 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य ये कि भारत की लड़कियों को उनको अवसर प्रदान किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और जो लिंग आधारित भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, थीम क्या है? लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जनवरी को। ठीक है, थीम क्या है इसकी? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आंसर होगा 26 जनवरी को ही। ठीक है, 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्यों? 1953 में 1953 में विश्व सीमा शुल्क संगठन ने इस दिन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 जनवरी को। हर साल ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो नरसंहार हुआ था, करीब 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। तो उसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का जो सुबह 7 बजे वीडियो आएगा वो देखना मत भूलना। उसमें पद्म पुरस्कार से रिलेटेड तमाम बहुत डिटेल में क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे और डिटेल भी होगा। ठीक है, देखना जरूर। और हाँ, अगर आपने बुक नहीं लिया है तो देखना, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।